पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 39 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में। सेक्शन 39 प्रॉपर्टी एक्ट का हमें ये बताता है ट्रांसफर वेयर थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। ऐसे ट्रांसफर में क्या होगा जब किसी थर्ड पर्सन को उस प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस देना हो। तो पहले हम लोग इसे बेरा की लैंग्वेज में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे इलस्ट्रेशन से इसे देखेंगे। ओके, सो वेयर अ थर्ड पर्सन हैज अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस। जब किसी थर्ड पर्सन के पास राइट है मेंटेनेंस रिसीव करने का और अ प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ मैरिज फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। किस मतलब कौन सी प्रॉपर्टी से उसको मेंटेनेंस मिलेगा थर्ड पर्सन को? जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो कुछ भी प्रॉफिट्स होंगे उससे मिलेगा, ठीक है। एंड सच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। अब जिस प्रॉपर्टी से, जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी से उस थर्ड पर्सन को मेंटेनेंस मिलता रहा है, अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाती है तो द राइट में बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द ट्रांसफरी। तो फिर ये जो राइट है मेंटेनेंस का, ये ट्रांसफरी के पास चला जाएगा। यानी कि जैसे अगर एक ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, ठीक है, तो अब ट्रांसफरर ने जब ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी तो अब ट्रांसफरी का राइट है कि वो थर्ड पर्सन को देगा मेंटेनेंस। देखो इसे ऐसे समझो, ए है हमारा ट्रांसफरर, ठीक है, इसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है बी को, ये ट्रांसफरी है, ठीक है, और सी है थर्ड पर्सन। ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है जिसपे सी का राइट है मेंटेनेंस का, ठीक है, जिसपे सी का राइट है मेंटेनेंस का। अब उसने ट्रांसफर करी बी को, तो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई तो अब यहां पर बी की जिम्मेदारी बनेगी कि वो सी को मेंटेनेंस देगा, ठीक है। यहां पर बी की जिम्मेदारी बनेगी कि वो सी को मेंटेनेंस देगा आफ्टर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू बी, ठीक है। तो यहां तक ट्रांसफरी तक आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर उसके बाद लिखा है इफ, अगर, लेकिन वो ये बी किन हालातों में इसको पैसे देगा या मेंटेनेंस देगा, किस चीज में, क्या एक कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। इफ इसीलिए यहां पर लिखा है कि अगर इफ ही हैज नोटिस देयर ऑफ और इफ द ट्रांसफर इज ग्रेचुइटस। ट्रांसफर अगर विदाउट कंसिडरेशन हुआ है, पहली कंडीशन तो ये है कि अगर ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन हुआ है तो देगा ये सी को मेंटेनेंस, या फिर बट नॉट अगेंस्ट अ ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ द राइट नॉर अगेंस्ट सच प्रॉपर्टी इन हिज हैंड। देखो अगर विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर हुआ है तो वो उसको देगा थर्ड पर्सन को, लेकिन अगर बी को नोटिस नहीं है इस बात का कि इस प्रॉपर्टी पे ऐसा कुछ है, इस प्रॉपर्टी पे कोई थर्ड पर्सन है उसको मेंटेनेंस देना है, अगर बी को इस बात का नोटिस नहीं है तो सी उससे अपना कोई भी राइट क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। इतनी बात आई होप समझ में आई होगी। ये अपनी बेरा की लैंग्वेज में हमारी लिखा हुआ है। अब हम लोग इसे देखते हैं एक एग्जाम्पल से। एक हिंदू फादर है, हम लोग अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एक हिंदू फादर है, ठीक है, ओके। इनके दो लोग हैं एक्स और वाई, एक सन है और एक डॉटर है। क्या है? एक सन है और एक डॉटर है। पढ़ते हैं। लीव्स द प्रॉपर्टी, अ हिंदू फादर लीव्स द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द सन। वो प्रॉपर्टी किसके फेवर में करके जाता है? इसके फेवर में, पूरी प्रॉपर्टी इसके फेवर में करके जाता है थ्रू अ विल, एक विल जारी करके, एंड प्रोवाइड्स दैट आउट ऑफ द इनकम कमिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी। और उसमें ये भी प्रोविजन लिखता है कि जो कुछ भी इनकम इस प्रॉपर्टी से हो रही होगी वो इनकम द सन ए वुड पे ₹5,000 पर मंथ टू द डॉटर बी फॉर हर मेंटेनेंस। जो कुछ भी प्रॉफिट उस प्रॉपर्टी से हो रहा होगा, अब यहाँ पे बेरा की लैंग्वेज में आपको थोड़ा करिए, उसमें लिखा था ना कि जो कुछ भी प्रॉफिट उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से हो रहा होगा, तो जो प्रॉपर्टी विल के थ्रू इनको ट्रांसफर करी गई है एक्स को, वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से जो कुछ भी उसको प्रॉफिट मिल रहा है उसका ₹5,000 हर महीने
सिस्टर को, बहन को, ठीक है। देन सन सेल्स द प्रॉपर्टी टू एक्स। चलो एक्स हमने यहाँ पे सन को एक्स मान लिया है, तो हम लोग मान लेते हैं जेड। इसने क्या किया, जेड को प्रॉपर्टी सेल कर दी, जेड को प्रॉपर्टी सेल कर दी विदाउट मेकिंग एनी ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स फॉर द डॉटर। और उसने कोई भी ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट अपनी बहन के लिए नहीं किए, ठीक है। Here the daughter is entitled to receive her maintenance not from her brother but from Z। अब यहाँ पर जब एक बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई तो जो डॉटर है, जो बी है, ये जो वाई है, ये अपनी जो कुछ भी इसको जो मेंटेनेंस इसको चाहिए अब वो जेड से लेगी, ना कि इससे, ना कि एक्स से, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है। अब इसके पास तो प्रॉपर्टी रही नहीं जो इससे मेंटेनेंस मांगेगी। अब वो एंटाइटल किससे है मेंटेनेंस के लिए, जेड से है। However, it is essential that the transferee should have notice of the claim or right of the party seeking maintenance। ठीक है, जरूरी क्या है कि इसके पास नोटिस होना चाहिए इस बात का कि ऐसा कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है इस प्रॉपर्टी में और उस थर्ड पर्सन को पैसा देना है या फिर मेंटेनेंस देना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर से एक बार हम लोग इसे समझ लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए पूरी बात। एक हिंदू फादर है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, एक विल के द्वारा अपनी सारी प्रॉपर्टी एक्स के नाम पे कर दी, ठीक है। और उस विल में उन्होंने ये भी प्रोविजन दिया था कि जो कुछ भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉपर्टी से, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से, वो उसका 5,000 महीना वो अपनी बहन को दे, एक्स अपनी बहन को दे। लेकिन अब क्या करता है, एक्स ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है जेड को और कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं करता है अपनी सिस्टर के लिए, ठीक है। अब वाई यानी कि जो डॉटर है, जो उसकी बहन है, अब वो एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस रिसीव करने। किससे वो मेंटेनेंस रिसीव करेगी, प्रॉपर्टी किसके पास चली गई, जेड के पास चली गई, तो वो इससे मेंटेनेंस रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड है। लेकिन ये कब पैसा देगा, जब इसके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने से पहले, सारा पेपर वर्क होने से पहले अगर एक्स उसे बता देता कि ऐसा कोई थर्ड पर्सन इस ट्रांसफर में इन्वॉल्व है और जो कुछ भी प्रॉफिट होगा वो आपको देना पड़ेगा मेरी बहन को, तो भाई जेड एंटाइटल्ड था। लेकिन अगर जेड के पास कोई भी नोटिस नहीं है, कोई भी राइट या फिर कोई भी क्लेम नहीं आया है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से पहले, तो फिर जेड इज नॉट एंटाइटल्ड टू पे एनी मेंटेनेंस टू वाई। यही बताया गया है इस सेक्शन में। तो आई होप आप लोगों को यह सेक्शन अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।